स्टूडेंट्स, क्लास 8 कक्षा 8 में विज्ञान विषय का अध्ययन हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में अपना लास्ट चैप्टर चल रहा था, दहन एवं ज्वाला पार्ट संख्या 6। छठा पार्ट दहन और ज्वाला। दहन के विषय में हमने पूर्णतः पढ़ लिया था। दहन क्या होता है, दहन कितने प्रकार का होता है, किसे कहते हैं दहन। अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ज्वाला। ज्वाला क्या होता है, किसे कहते हैं ज्वाला। जब हम ईंधन का दहन करते हैं तो हमें पता है कि ईंधन के दहन के समय ज्वाला उत्पन्न होती है। ईंधन के दहन से ज्वाला उत्पन्न कैसे होती है, क्योंकि ईंधन के दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वो पदार्थ ज्वाला का निर्माण करता है। ईंधन के दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वो पदार्थ ज्वाला का निर्माण करता है। ईंधन जैसे कि लकड़ी है, मिट्टी का तेल है, काष्ठ कोयला है, मोमबत्ती मोम है, पेट्रोल है, डीजल है। इन सभी पदार्थों का जब हम दहन करते हैं, ईंधन हमें पता है ईंधन 3 रूप में होता है, ठोस द्रव और गैस। तीनों रूपों में ईंधन पाया जाता है, यानी दाह्य पदार्थ है वो तीनों रूपों में होते हैं, ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और गैस भी होते हैं। जब इन पदार्थों का दहन किया जाता है तो उस समय कुछ पदार्थों को वाष्पित होता है और वो वाष्पित पदार्थ क्या करता है, ज्वाला का निर्माण करता है। यानी ईंधन के दहन से ज्वाला का निर्माण होता है। अमूमन हम घरों में उदाहरण देखते हैं कि भाई लकड़ी को जलाया जाता है तो जलाने से उसमें कुछ भाग ऊपर की ओर वाष्पित होता है और वो ज्वाला का रूप ले लेता है। वाष्पशील जो गैसें होती हैं वो गैसें ज्वाला का रूप लेती हैं। ऐसे ही हम जब मिट्टी का तेल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, या चिमनी में या स्टोव लाइटर लैंप में मिट्टी का तेल डाल करके उसको जलाते हैं, या पेट्रोल डीजल आदि को जलाया जाता है, तो उनके जलाने से वो पदार्थ यानी दाह्य पदार्थ सारे दहन होता है उनका, और उस दहन के समय कुछ उनमें से वाष्पित पदार्थ बाहर निकलता है और वो वाष्पित पदार्थ है वो ज्वाला का निर्माण करता है। ज्वाला को यदि हम देखें, जैसे मोमबत्ती की जली हुई मोमबत्ती की संरचना लेकर के हम वो ज्वाला को समझ सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास वो एक मोमबत्ती है और मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो उसके 2 क्षेत्र बनते हैं। एक क्षेत्र को कहते हैं हम अदीप्त क्षेत्र और एक क्षेत्र को कहते हैं हम दीप्त क्षेत्र। यानी ज्वाला के 2 क्षेत्र बनते हैं, एक दीप्त क्षेत्र और दूसरा अदीप्त क्षेत्र। यानी ज्वाला का जब निर्माण होता है तो 2 क्षेत्र बनते हैं। अब उन दोनों क्षेत्रों को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक क्रियाकलाप आपकी किताब का 6.5 क्रियाकलाप 6.5 के अंतर्गत क्या है कि एक कांच की नली ली जाती है और जलती हुई मोमबत्ती कांच की नली लेते हैं और जलती हुई मोमबत्ती के पास में लाते हैं। जलती हुई मोमबत्ती की ज्वाला के पास में एक कांच की नली को लाते हैं और जब इस कांच की नली को जलती हुई मोमबत्ती के पास में लाया जाता है तो इस कांच की नली से ये जो ज्वाला है वो यहाँ से होते हुए इस ओर बाहर निकल जाएगी, यानी यहाँ भी ज्वाला उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा होता है जब जलती हुई मोमबत्ती के पास कांच की नली लाई जाती है और उसके अदीप्त क्षेत्र यानी एक
ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर वाष्पित पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो उस क्षेत्र को हम अदीप्त क्षेत्र कहते हैं, यानी वहाँ है वो ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ की ज्वाला सबसे ज़्यादा होती है। तो उस अदीप्त क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, सर्वाधिक ऊष्मा होती है, इसलिए वो वाष्पित ऊष्मा है वो इस कांच की नली से होकर के बाहर निकल करके और यहाँ भी हमें प्रज्वलन ज्वाला दिखाई देती है। इसी प्रकार से यदि हम एक और क्रियाकलाप करें, जैसे कि मान लो एक वो जलती हुई मोमबत्ती लेते हैं और इस जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर, इस जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर एक कांच की प्लेट रखते हैं। क्या रखते हैं? कांच की प्लेट रखते हैं। तो ये इस कांच की प्लेट से क्या होता है, यहाँ पर एक काला काला धब्बा बन जाता है। ये जो काला काला धब्बा बना है कांच की प्लेट का, ये उस क्षेत्र को अवगत करवाता है कि यहाँ की जो ज्वाला है वो इतनी वाष्पित नहीं है, इतनी ऊष्मीय नहीं है जितनी कि यहाँ ऊपर वाली ऊष्मा, मध्यम वाली। तो ऊपर वाली जो ऊष्मा है वो सर्वाधिक ऊष्मा होती है, जबकि नीचे की जो मध्यम या नीचे की जो ऊष्मा होती है वो थोड़ी कम वाष्पशील गैसें होती है, कम वाष्पित गैसें। यानी वहाँ की ज्वाला में ऊष्मा कम होती है, वहाँ का ऊष्मीय मान कम होता है, और ऊष्मीय मान कम होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इस प्लेट के ऊपर काला काला धब्बा बन जाता है। और वो काला धब्बा है वो कार्बन का होता है, क्योंकि वहाँ पर जो ईंधन का दहन हो रहा है वो पूर्ण दहन नहीं होकर के आंशिक दहन होता है। तो दीप्त और अदीप्त क्षेत्र यानी ज्वाला को हम दो क्षेत्रों में बांट सकते हैं, एक क्षेत्र दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र, और दूसरा क्षेत्र है वो दीप्त क्षेत्र। देखो आपने देखा होगा कि सुनार जो है वो अपने घर में जब कढ़ाई का काम करता है तो वो भी क्या करता है, बर्नर की सहायता से ज्वाला का उपयोग करता है, और सोने और चांदी को गर्म करने के लिए बर्नर की सहायता से सोने चांदी को गर्म करने के लिए वो एक ज्वाला का उपयोग करता है। और वो कौन सी ज्वाला का? अदीप्त ज्वाला का उपयोग करता है। वो अदीप्त ज्वाला को दीप्त ज्वाला से अलग करने के लिए लगातार अपने मुंह से फूंक मारता रहता है, और उस फूंक मारने से वहाँ की जो अदीप्त ज्वाला है वो थोड़ी हट जाती है। वो ही उसी ज्वाला का उपयोग करता है, न कि दीप्त ज्वाला का, यानी काला धब्बा उत्पन्न करने वाली ज्वाला का उपयोग नहीं करता। तो यदि हम है वो ज्वाला की संरचना, ज्वाला के स्ट्रक्चर के विषय में देखें कि ज्वाला कैसी होती है, तो एक जलती हुई मोमबत्ती जला करके उसके क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो हमें ऐसे ज्ञात होता है कि मोमबत्ती के जो ऊपर वाला भाग है वो सबसे गर्म होता है। यहाँ पर वाष्पित गैसें सर्वाधिक मात्रा में होती है, यहाँ की ज्वाला का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है, और यहाँ की ज्वाला का जो रंग होता है वो रंग होता है नीला। यहाँ की ज्वाला का जो रंग होता है वो नीला रंग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ईंधन का दहन है वो पूर्ण दहन होता है, यानी ईंधन का पूर्ण दहन होता है। इससे नीचे की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ईंधन का आंशिक दहन होता है, यहाँ पर ईंधन का आंशिक दहन होता है, और आंशिक दहन के कारण यहाँ की ज्वाला का रंग कैसा होता है, पीला होता है। और इससे भी यदि नीचे की बात करें तो यहाँ पर ईंधन का सबसे कम दहन होता है, वहाँ और गैसें यहाँ पर ज़्यादा बनती हैं, अपशिष्ट गैसें ज़्यादा बनती हैं, और यहाँ की मोमबत्ती है वो हमें बिना जली हुई दिखाई देती है, और बिना जली हुई दिखाई देने के कारण ही यहाँ की ज्वाला का जो क्षेत्र होता है वो काला क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? काला क्षेत्र। तो ज्वाला के तीन क्षेत्र बनते हैं। ऊपर की ज्वाला का जो क्षेत्र होता है उसको हम नीला क्षेत्र कहते हैं, नीचे की ज्वाला का क्षेत्र, मध्यम ज्वाला का क्षेत्र नीला क्षेत्र होता है, और सबसे पीला क्षेत्र होता है, और सबसे नीचे वाला क्षेत्र होता है काला क्षेत्र। ऊपर जो नीली ज्वाला वाला क्षेत्र है वहां पर वो भाग सबसे ज्यादा गर्म भाग होता है,
नीचे जो आंशिक दहन होता है वो ऊपर वाले भाग से थोड़ा कम गर्म होता है और नीचे वाला भाग सबसे कम गर्म में होता है। नीचे वाला भाग सबसे कम गर्म में होता है। तो नीचे वाले क्षेत्र को, दोनों क्षेत्रों को हम द्वितीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होकर के आंशिक दहन होता है। तो इस प्रकार से ज्वाला के क्षेत्र है वो एक जलती हुई मोमबत्ती को लेकर के और ज्वाला के क्षेत्रों का हम अध्ययन कर सकते हैं। और इन्हीं ज्वाला के क्षेत्रों के अंतर्गत हमने जो दो उदाहरण पढ़े हैं कि आपकी किताब के क्रियाकलाप 6.5 का 6.5 के क्रियाकलाप में जो मैंने अभी आपको बताया कि एक जलती हुई मोमबत्ती के पास यदि हम कांच की एक नली ले जा करके और उसको बीच में ऊपर वाले ऊष्मीय भाग में यदि उसको रखते हैं तो दूसरे कांच की नली के दूसरे सिरे पर भी ज्वाला उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ज्वाला तीव्र होती है, वहाँ की ज्वाला का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। ऐसा ही आपका एक और है वो प्रयोग है। एक प्रयोग है यदि हम वो जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर एक कांच की प्लेट रख देते हैं और वो कौन से ऐतिब क्षेत्र में रखते हैं तो उस कांच की प्लेट के ऊपर काला धब्बा बन जाता है। ऐसे ही आपकी किताब में एक और है वो प्रयोग है कि एक जलती हुई मोमबत्ती के पास यदि हम एक किसी तार का टुकड़ा ले जाते हैं, लंबे तार का टुकड़ा ले जाते हैं और उसको हम अतिरिक्त क्षेत्र में ले जाते हैं तो वो तार का टुकड़ा रक्त तप्त हो जाता है, लाल हो जाता है, बिल्कुल इतना गर्म हो जाता है, रक्त तप्त हो जाता है। उस टुकड़े के रक्त तप्त होने का कारण यही है कि वो कौन सी ज्वाला में है, अतिरिक्त ज्वाला क्षेत्र में वो गर्म हो रहा है। तो ज्वाला के बारे में यदि हम पढ़ें तो ज्वाला के विषय में यही होता है। ज्वाला क्या होती है? जब ईंधन का दहन किया जाता है तो ईंधन के दहन के समय कुछ वाष्पित पदार्थ होते हैं और वो वाष्पित पदार्थ ही है वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। ज्वाला एक जलती हुई मोमबत्ती का दहन करके ज्वाला के क्षेत्रों को देखें तो ज्वाला के 3 क्षेत्र हमें प्राप्त होते हैं, नीला क्षेत्र, पीला क्षेत्र और काला क्षेत्र। नीला क्षेत्र जो है वो द्युक्त ज्वाला, यानी ज्वाला को 2 भागों में बांटा गया है, अदीप्त ज्वाला और द्युक्त ज्वाला। अदीप्त ज्वाला सबसे गर्म ज्वाला होती है, द्युक्त ज्वाला जिसमें आंशिक पदार्थ का आंशिक दहन होता है, इसलिए वो दीप्त ज्वाला क्षेत्र होता है। और उस दीप्त ज्वाला क्षेत्र में उसका ऊष्मीय मान कम होता है। तो इस प्रकार से वो ईंधनों के दहन से और 3-4 जो क्रियाकलाप मैंने आपको बताए उन क्रियाकलापों के आधार पर वो ज्वाला को हम वो अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर वो ज्वाला के बारे में बताया। सुनार और लोहार कौन सी ज्वाला क्षेत्र का उपयोग करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। वो अदीप्त ज्वाला क्षेत्र का उपयोग करते हैं। अब देखिए ये बात थी मतलब उष्मा की, ज्वाला की। और अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ईंधन की। दहन हो गया, ज्वाला हो गई, अब हम थोड़ी बात करते हैं ईंधन की। देखो ईंधन क्या होता है? दहनीय के जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ये बात तो साफ है। दाह्य पदार्थ ही क्या है? ईंधन है। दाह्य पदार्थ ही क्या है? ईंधन है। दहन योग्य जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। तो दहन योग्य पदार्थों को हम ईंधन कहते हैं। और एक अच्छे ईंधन के क्या गुण होने चाहिए, ये प्रश्न आ सकता है। एक अच्छे ईंधन क्या होता है? एक अच्छे ईंधन के गुण लिखिए। तो दहन योग्य पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। एक अच्छा ईंधन है वो सस्ता हो, सुगमता से उपलब्ध हो और जिसका आवागमन सरल हो, जो वायु में सामान्य दर से जलता रहे और जो कम धुआं उत्पन्न करता हो, कम राख उत्पन्न करता हो। ऐसे ईंधन कौन से ईंधन कहलाते हैं? अच्छे ईंधन कहलाते हैं। ऐसे ईंधन कौन से ईंधन कहलाते हैं? अच्छे ईंधन कहलाते हैं। एक ईंधन की दक्षता है वो उसके ऊष्मीय मान पर निर्भर करती है। और ऊष्मीय मान का यदि हम मात्रक देखें तो ऊष्मीय मान का मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऊष्मीय मान का मात्रक, ऊष्मीय मान
उष्मीय मान का मात्रक क्या होता है? उष्मीय मान का मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। किलो जूल प्रति किलोग्राम ये उष्मीय मान होता है। ये पदार्थ के उष्मीय मान का मात्रक होता है। पदार्थ के उष्मीय मान का ये क्या होता है? मात्रक होता है। इसको अंग्रेजी में kg प्रति केजी ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये उष्मीय मान का क्या है? मात्रक है। ठीक है, तो मैंने आपको जिस पदार्थ का उष्मीय मान ज्यादा होता है वही पदार्थ वो क्या होता है? अच्छा दाह्य पदार्थ होता है, यानी अच्छा ईंधन माना जाता है, क्योंकि उस पदार्थ से तो सर्वाधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऐसे पदार्थ को हम वो दाह्य पदार्थ यानी अच्छे ईंधन भी कह सकते हैं। ईंधन की दक्षता का मापन भी है वो इसके उष्मीय मान पर निर्भर करती है। जिस ईंधन का है वो उष्मीय मान है वो सर्वाधिक होता है, वही ईंधन क्या होता है? दक्ष ईंधन माना जाता है, यानी अच्छा ईंधन माना जाता है। देखिए, ईंधन का जब दहन किया जाता है तो ईंधन के दहन से कुछ है वो हानिकारक उत्पाद उत्पन्न होते हैं। ईंधन के दहन से कुछ हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और उन हानिकारक पदार्थों में मुख्य हानिकारक पदार्थ मैं आपको बताऊं कि ईंधन के दहन से है वो बिना जले हुए कुछ कार्बन के कण उत्पन्न होते हैं, और वो हमारे लिए बड़े हानिकारक होते हैं। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड भी उत्पन्न होती है, वो भी क्या होती है? हमारे लिए बड़ी हानिकारक। अम्लीय वर्षा भी होती है, जो ईंधन के दहन से जो हानिकारक पदार्थ अम्लीय वर्षा में डूब करके है वो वायुमंडल पर आते हैं, वो जीव जंतुओं के लिए बड़े हानिकारक। ऐसे ही है वो उष्मीय मान, विश्व उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग भी है वो ईंधन के दहन से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। तो ईंधन के दहन से कुछ हानिकारक उत्पाद उत्पन्न होते हैं। उन हानिकारक उत्पादों के बारे में हम थोड़ा विस्तृत या डिटेल से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको बता दी है कि अपने पाठ का लास्ट टॉपिक जो है, यही है कि ईंधन के दहन से कुछ बनने वाले हानिकारक उत्पाद कौन से होते हैं। तो हानिकारक उत्पादों में मुख्य उत्पाद जो मैंने आपको बताया, बिना जले हुए कार्बन के कण जो हमारे लिए बड़े हानिकारक होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। और दूसरा जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एकदम घोटू गैस होती है और ये जीवों के लिए बड़ी हानिकारक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जैसे आपने उदाहरण सुना होगा, यदि बंद कमरे के अंदर मिट्टी जला करके यदि बैठ जाए तो कुछ क्षण में हमारी वो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एकदम घोटू गैस है और उससे अपना दम घुटने लगता है और दम घुट करके व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे ये भी एक उत्पाद है जो ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है, इसलिए यह हानिकारक पदार्थ है। ऐसे ही विश्व उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग भी ईंधन की अनियमित या मितव्ययता से यदि उसका दहन नहीं किया जाए, मतलब अनियंत्रित तरीके से उसका दहन किया जाए, तो क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी है वो उत्पन्न हो जाती है। अम्लीय वर्षा यानी ईंधन के दहन से कुछ गैसें वायुमंडल में चली जाती हैं, और वो गैसें जब वर्षा होती है उस समय वो वायुमंडल के अंदर जल के साथ घुल करके वो वापस पृथ्वी के ऊपर आती हैं, और वो जीव जंतुओं के लिए बड़ी हानिकारक होती है। अम्लीय वर्षा के रूप में भी है वो ईंधन के दहन से उत्पन्न हानिकारक उत्पाद हैं, वो जीव जंतुओं के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। ये कुछ टॉपिक जो है अपने वो चैप्टर के लास्ट टॉपिक हैं। इसके बारे में विस्तृत और जानकारी अगली वीडियो में मैं दे दूँगा। अभ्यास प्रश्न भी आपको करवा दूँगा। मैंने लगभग पाठ कंप्लीट करवा दिया है। मेरी 3 वीडियो जो इस पाठ के आए हैं, तीनों वीडियो को सुन करके और पाठ के प्रश्न हल करने का प्रयास करें, ताकि है वो आपका सिलेबस कंप्लीट होने की ओर अग्रसर हो। और अपने नोटबुक और अभ्यास पुस्तिका जो है उसमें भी इन प्रश्नों के आंसर लिखें, उत्तर लिखिए, प्रश्न लिखें और मेरे से कॉपी भी चेक करवाएं। मैं आपके लिए हर टाइम उपलब्ध हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।